हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ये जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मान लीजिए आता है, जैसे सिंधु सभ्यता आ गया, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता कोई प्रैक्टिस सेट एक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो जरूर देखिए। प्रैक्टिस सेट 2 में इसी तरीके से कुछ अन्य चीज़ें मिल जाती हैं, जो उसमें चीज़ें जो है आपको, और कुछ इसमें मिल जाएंगी 4 में। तो इस तरीके से आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए और सभी देखिए, तभी आपको भरपूर फायदा इसका एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 जो कि यूपी एग्जाम्स लेखपाल के लिए होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार पूरा देखेंगे। फुल प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और हाँ, आप शेयर भी करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। चैनल को अभी तक किया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया सिंधु सभ्यता में घोड़े की हस्तियों का अवशेष कहाँ मिला। अब सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन आपको बनना है। ठीक है, बन जाते हैं, अक्सर बनते हैं क्वेश्चन। इसमें कुछ शहर थे, जो शहरों के अगर हम बात करेंगे तो उस शहरों से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि कौन से शहर कहाँ से, मतलब क्या चीज़ें मिली, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, कहाँ से क्या नहीं प्राप्त हुआ, और इस तरीके से वो किसी ने खोजा, किस नदी किनारे स्थित है, कहाँ किस प्रदेश में स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसको पहले आंसर अगर हम देखें तो आंसर इसका देख लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा, सुरकोटदा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब इसमें डिटेल में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले अगर हम इसकी सीमा देखें, कहाँ तक इसका विस्तार था या कहाँ तक इसका भौगोलिक विस्तार पाया गया, तो अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कुछ इस तरीके से अगर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये हो गया आलमगीरपुर। इधर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, मेरठ के आसपास क्षेत्र, मेरठ में पड़ता है यूपी में। ये इसका कौन सा सीमा होगा? ये इसकी पूर्वी सीमा होगी। कौन सी सीमा होगी? पूर्वी सीमा होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो इधर अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करते हैं, दक्षिणी सीमा की बात करते हैं, तो दक्षिणी सीमा ये इधर हो गई। ठीक है, दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद, दैमाबाद दक्षिणी सीमा इसका दैमाबाद तक फैला हुआ था। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र तक जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा जो है ये कहाँ तक फैला हुआ? तो पश्चिमी सीमा जो है कांगे डोर। ठीक है, कांगे डोर तक फैला हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान पर पड़ता है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान तक इसकी जो है पश्चिमी सीमा फैली हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी सीमा के बाद उत्तरी सीमा। ठीक है, उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा जो फैली हुई थी ये कहाँ तक थी? तो ये मांडा, मांडा किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ था। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में मांडा जो है फैला हुआ था। तो इस तरीके से इसकी सीमा निर्धारित होती थी। ठीक है, इस तरीके से इसकी क्या थी? सीमा निर्धारित होती है, जो कि ये यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये आप इसको जानिए कहाँ तक फैला हुआ था, ये विस्तार था इसका। इसके बाद अब ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये जो थी आपकी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसके अगर हम बात करेंगे कांस्य युगीन सभ्यता की, कांस्य युगीन सभ्यता था, उसका काल की बात करेंगे, कब से कब तक ये फैली, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता जो है पली बढ़ी। 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता पली बढ़ी। लगभग ये 400 से लेकर 500 वर्ष तक ये जो है सभ्यता रही। इसके बाद जो है नष्ट हो गया माना जाता है। इस तरीके से कार्बन डेटिंग प्रणाली से इसको, रेडियो कार्बन 14 के प्रणाली से इसको नापा गया, तो इस तरीके से इसका निकलता है। कुछ शोधों के अनुसार ये 8000 साल पुरानी है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब इसमें अगर हम बात करें तो कुछ नगर योजना, इसका अगर बात करें तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता रही थी ये, और इसमें जो है कुछ प्रमुख स्थल निकले। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो स्थल है वो कौन सा है?
तो वो है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, इसी के कारण इसका हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें जो है हड़प्पा की बात करते हैं, सिंधु घाटी के अवशेषों में खोज सर्वप्रथम इसी का कब खोज हुआ था, 1921 में हुआ था इसका खोज। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे, जिन्होंने 1921 में इसको खोजा, या 1922, माफ करिए, राखाल दास नहीं थे, इसके थे जो है दयाराम साहनी, माफ करिएगा, ठीक है। राखाल दास जो थे ये थे मोहनजोदड़ो के, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता का नाम है क्या है, दयाराम साहनी, ठीक है। क्या नाम है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ये थे हड़प्पा सभ्यता के खोज के लेखक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के कौन थे, दयाराम साहनी थे। इन्होंने 1921 में इसको खोजा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रावी नदी पर, रावी नदी के बाएं तट पर है। बाएं तट पर जो है ये पंजाब प्रांत में पड़ता है। पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत अपना भारत वाला नहीं है, पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान में भी है, तो वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत का एक मोंटगोमरी जिला है, ठीक है, मोंटोगोमरी जिला जो है, इसी जिले में ये स्थित है हड़प्पा सभ्यता। ये जो था हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इसे एक स्टुअर्ट पिगट थे, महोदय थे, इन्होंने इस नगर को जो है अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। अर्ध औद्योगिक नगर जो है इन्हीं के द्वारा कहा गया था, अर्ध औद्योगिक नगर, ठीक है। पिगट महोदय कौन थे, उनका नाम क्या था जिसके अनुसार कहा गया, उनका नाम था स्टुअर्ट पिगट, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट, पिगट, ठीक है, ये महोदय थे, इन्होंने कहा था इसको अर्ध औद्योगिक नगर। तो यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी इन्होंने ही कहा था। हड़प्पा की अगर बात करें और, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्ति हुई हैं, तो यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा प्राप्त हुआ है, जिसको कहते हैं उर्वरता की देवी, ठीक है। ये यहाँ से प्राप्त, अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो ये यहाँ से गेहूँ जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जौ के दाने मिले हैं यहाँ पे। अन्नागार यहीं से मिला है, अन्नागार कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक का जो प्रतीक है या चिन्ह है, एवं जो है चक्र, चक्र यही यही इसी के मतलब हड़प्पा से ही मिला है, ये पूछ सकता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से जो पैमाना मिला है वो सीपी का पैमाना मिला है, ठीक है, सीपी का पैमाना पूछा जाएगा तो हड़प्पा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है शंख का बना क्या है, शंख का बना बैल की प्राप्ति हुई है शंख से। और यहाँ पे जो है सवाधान पेटिका की प्राप्ति हुई, सवाधान जो है पेटिका की प्राप्ति हुई है। तो ये सब हड़प्पा में प्राप्त हुई है। इसके बाद अगर हम दूसरा शहर देखें, दूसरा जो स्थल है वो कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो को शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इसकी खोज किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इस स्थल की खोज किया गया सर्वप्रथम। कब किया गया था, ये 1922 में, ठीक है, 1922 में इसकी खोज किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, सिंध प्रांत लरकाना जिला, ये भी जो है पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है, लरकाना जिला पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के किनारे स्थित। सिंधु, ये पूरी सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए नाम दिया गया इसका। यहाँ पे सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, इसका अर्थ होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ की जो सत्ता थी ये क्या थी, जनतंत्रात्मक थी, ठीक है, जनतंत्रात्मक थी यहाँ की सत्ता। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ से बृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। स्नानागार अगर पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा जो है मोहनजोदड़ो। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्ति हुई है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती कपड़ा की प्राप्ति यहीं से हुई है। इसके अलावा सूती कपड़ा के अलावा जो है मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित है पशुपतनाथ की मूर्ति, यहीं से प्राप्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो है यहाँ पर जो है कांसे का निर्माण किया गया, कांसा, ठीक है, कांसे का निर्माण यहाँ पर जो है
तांबा और टिन को मिलाकर किया गया। यहीं पर तांबा और टिन का मिलाकर किया गया, ठीक है। कांसे की नर्तकी एक बनाई गई, कांसे की एक नर्तकी बनाई गई जो कि द्रव मोम द्रव मोम विधि से बनी हुई थी, द्रव मोम विधि से बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया था किस विधि, तो द्रव मोम विधि से बनी हुई है। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या क्या प्राप्ति हुई है। चनहुदड़ो की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी है, पाकिस्तान में ये भी है सिंध प्रांत में, और सिंध प्रांत में पाकिस्तान, लेकिन ये मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है। इससे मोहनजोदड़ो से ये मोहनजोदड़ो से कितनी दूर है? 130 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है ये शहर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से वक्राकार ईंट की प्राप्ति हुई है, वक्राकार ईंट। तो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से वक्राकार की प्राप्ति हुई है, वक्राकार ईंट, ठीक है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से वक्राकार ईंट की प्राप्ति हुई है। एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई दुर्ग नहीं है, कोई दुर्ग नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कोई दुर्ग कहाँ पर नहीं है, तो वो है आपका एकमात्र शहर चनहुदड़ो, जहाँ से कोई दुर्ग नहीं है। यहाँ पर आपको अलंकृत हाथी प्राप्त हुई, अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ। अलंकृत हाथी मनका आदि जो है यहीं पर मिले हैं, मिट्टी के मनके उनके। तो ये हो गया आपका चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बाद आता है लोथल। लोथल की अगर बात करेंगे तो लोथल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। लोथल पहले जानिए कहाँ पर स्थित है। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला जो गुजरात में है, अहमदाबाद जिला में, ठीक है, गुजरात। अहमदाबाद जिला गुजरात में लोथल में है, ठीक है। जिला का नाम है सरगवाला, सरगवाला ग्राम। अहमदाबाद जिला है और गुजरात में जो गांव है उसका नाम है सरगवाला ग्राम। तो वहीं पर यह स्थित है लोथल। लोथल के खोजकर्ता का नाम क्या है? खोजा किसने था? SR राव, ठीक है। SR राव जो थे इन्होंने ही इसको खोजा था 1955 में। कब खोजा था? 1955 में, ठीक है। इसके बाद प्रमुख ये जो है लोथल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था, प्रमुख जो है बंदरगाह था लोथल, प्रमुख क्या था? बंदरगाह था। फिर तो ये हो गया लोथल के बारे में। अब हम देख लेते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी एक स्थान है जो कि ये हिसार, हिसार ज़िले में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में, हिसार ज़िला हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ से जो है अन्नागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अन्नागार जहाँ पे अन्न रखा जाता है, वह रक्षा प्राचीर, अन्नगार व रक्षा प्राचीर यहाँ से मिलते हैं। राखीगढ़ी हो गया। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला ये कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में कालीबंगा स्थान है और घग्गर नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है किस तट पर? घग्गर नदी के, तो बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो ये राखीगढ़ी कालीबंगा, कालीबंगा की खोज की अगर बात करेंगे, किसने खोजा? खोजकर्ता कौन है? तो उनका क्या नाम है? अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा को खोजा, 1951 में इसकी खोज हुई। इसके बाद अमलानंद घोष यहाँ से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण, ये बहुत पूछा जाता है। जुते हुए खेत के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे? ये कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अलावा यहाँ से सिलबट्टा मिला है, ठीक है। सिलबट्टा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। 7 अग्नि वेदिका आयताकार मिला है, यहीं से मिला है। वेदिका जो आयताकार है 7 यहीं से मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो स्थल है वो है बनावली। बनावली की बात करते हैं तो बनावली क्या है? बनावली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है, ठीक है। फतेहाबाद जिला हरियाणा, फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थित है। और जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता की अगर बात करेंगे
तो खोजकर्ता का नाम है जेपी जोशी, ठीक है, जेपी जोशी। और उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता की बात करेगा तब आप लगा दीजिएगा आर एस बिष्ट, ठीक है, आर एस बिष्ट जो है वो उत्खननकर्ता थे, ठीक है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, सरस्वती नदी के किनारे जो है ये स्थित था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो बनावली में क्या है, जल निकास प्रणाली का यहाँ से अभाव है, मतलब यहाँ प्राप्त नहीं होता है जल निकास प्रणाली का कोई भी साक्ष्य। तो जल निकास प्रणाली का यहाँ कहाँ पर है? यहाँ से अभाव है, जल निकास प्रणाली का अभाव है। मिट्टी से बना हल यहीं पर प्राप्ति हुई, मिट्टी से बना हुआ हल बनावली से प्राप्ति हुई है, ठीक है। मिट्टी से बना हल, अधिक मात्रा में जौ की यहीं से प्राप्ति हुई है, ठीक है, जौ की अधिक मात्रा में यहीं से प्राप्ति हुई है। बनावली के बाद आ जाते हैं धौलावीरा, इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा जो है ये कहाँ है? कच्छ जिला, कच्छ जिला गुजरात, कच्छ जिला गुजरात। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता का नाम क्या है? जेपी जोशी, जेपी जोशी ने, जेपी जोशी के द्वारा ही खोदा गया है, ठीक है, जेपी जोशी के द्वारा ही खोजा गया, जेपी जोशी ने ही खोजा है 1967 में। और यहाँ पर ये जो है धौलावीरा जो था जल संरक्षण से परिचित था, जल संरक्षण से परिचित है धौलावीरा, ठीक है। तो पूछ जाता है कि जल संरक्षण से कौन सा स्थान में से परिचित था, तो धौलावीरा, ठीक है। ये जो धौलावीरा शहर था ये 3 नगरों में विभाजित था, 3 नगरों में विभाजित था। पहला नगर था दुर्ग भाग, पहला नगर कौन था? दुर्ग भाग। और दूसरा नगर का नाम क्या था? मध्यम नगर, मध्यम नगर। और तीसरा नगर का नाम है निचला नगर। तो इस प्रकार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शहर 3 नगरों में विभाजित है, तो वो आपका धौलावीरा हो जाएगा। यहाँ से खेल के मैदान के प्राप्त हैं, साक्ष्य मिला है खेल का मैदान। एकमात्र ऐसा शहर है पूरे हड़प्पा सभ्यता, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ से खेल के मैदान की प्राप्ति हुई है धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से प्राप्ति हुई है। इसके बाद एक और देख लेते हैं सुरकोटदा, सुरकोटदा जहाँ से क्वेश्चन बना है। सुरकोटदा की बात करेंगे तो ये भी गुजरात के कच्छ जिले में ही स्थित है, कच्छ जिला गुजरात में, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता तो यही जगपति जोशी, यानी कि जेपी जोशी जिसको कहते हैं, जेपी जोशी, जगपति जोशी इनका पूरा नाम है, जगपति जोशी। 1964 में इन्होंने खोजा था, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ किलाबंद रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिला, किलाबंद है ये शहर, ठीक है, किलाबंद है और रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके अलावा घोड़े की अस्थियां, जो क्वेश्चन बना था यहीं से बना था, घोड़े की अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपके सुरकोटदा में, ठीक है। यहाँ से एक अनूठा शवाधान मिला, ठीक है, अनूठा शवाधान की प्राप्ति यहीं से हुई है। जो विधि है एक अलग इनकी विधि थी दफनाने की। तांबे के उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं, तांबे के उपकरण की बात करेंगे तो यहीं से प्राप्ति हुई सुरकोटदा, ठीक है। मनका आदि मिला है। ये नगर जो था ये 2 भाग में विभाजित था, 2 भाग में विभाजित था। पहला था गढ़ी के नाम से और दूसरा जो था वो था आवास क्षेत्र के नाम से। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा नगर इनमें से 2 भागों में विभाजित था, तो वो था सुरकोटदा, ठीक है। तो लगभग सभी जो है आपके हो गए, ठीक है। तो हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल की बात करेंगे तो ये 1489 से लेकर 1517 तक रहा था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश की जो शुरुआत हुई थी 1451 से लेकर 1526 तक रहे थे। इसके बाद 1526 में बाबर आया, बाबर ने युद्ध किया और इसको अंतिम जो इसका शासक था इब्राहिम लोधी उसको हरा दिया। फिर यहाँ से मुगल वंश शुरुआत हो गया। तो 1451 से 1526 तक इसी ने जो है संभाला था। लोधी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो बहलोल लोधी ने किया था। और बहलोल लोधी जो था इसी का ये पुत्र था सिकंदर लोधी, जो कि गद्दी पर कब बैठा? 1489, मतलब 1451 से लेकर बहलोल लोधी 1489 तक रहा। 1489 के बाद सिकंदर लोधी बना वहाँ का सुल्तान। और इसने जो है अपने गज ए सिकंदरी जो एक पैमाना है, जो 39 अंगुल का पैमाना कहा जाता है, गज ए सिकंदरी के नाम से जाना, इसी ने चलवाया था।
इसने जो है आगरा किले की स्थापना की और अपनी राजधानी आगरा भी ले गया। ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे सिकंदर लोधी, तो ये जो इसका मूल नाम था निजाम खां। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां था। और ये जो है 16 जुलाई 1489 को जो है ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये जो है स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और गले की बीमारी के कारण इसका 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसने कुछ काम किया, जैसे ताजिया को निकलवाना बंद करवा दिया। ठीक है, ताजिया जो निकाला जाता था मुहर्रम में, उसको बंद करवाया इसने। यमुना में हिंदुओं को स्नान करने पर रोका तथा उन्हें वहां बाल मुड़वाने के लिए भी रोका। फारसी भाषा में ये जो है गुलरुखी उपनाम से क्या करता था? कविता लिखता था, गुलरुखी। तो ये भी इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इंडिया के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ और 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में किया गया। ऑप्शन में इसमें कोई 1974 नहीं है तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ई ऑप्शन ना होता तो आप सी ऑप्शन मारते। अब जब ऑप्शन में जब 1774 में स्थापना हुआ था तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसमें एक जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 3 जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। अब इसमें जो है अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसका नाम था। ये पहले मुख्य न्यायाधीश था। और चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड ये इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा इन्होंने ये दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये 1824 में पैदा हुआ था, 1883 में इनका मृत्यु हो गया था। और ये इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। इनके बारे में, इनका जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी विरजानंद से इन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की और वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। तो ये हो गया दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। इन्हें युग दूत कहा गया। युग दूत किसके द्वारा कहा गया? तो ये याद रखिएगा, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें दिया गया था उपाधि। ठीक है, राजा की उपाधि जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में। ठीक है, और इसके बाद कहाँ पर किया था आत्मीय सभा की स्थापना? तो कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की। कहाँ पर किया? 1828 में किया था। ठीक है, और इसके अलावा सती प्रथा का अंत 1829 में इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। और इनके द्वारा कुछ लिखी बुक है, जैसे संवाद कौमदी है, मिरातुल अखबार है, तुहफत उल मुआविद्दीन है, फारसी में लिखा गया था। परसेप्ट ऑफ जीसस इन्हीं के द्वारा लिखित है। और इसके अलावा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में इनके द्वारा किया गया। ठीक है, कोलकाता में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने किया था। विवेकानंद, विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, इनका नाम मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। स्वामी विवेकानंद जो है नाम, ये खेतड़ी के महाराजा थे। उसमें खेतड़ी के महाराजा थे खेतड़ी के महाराजा। उनका नाम था अजीत सिंह। तो इन्होंने ये स्वामी विवेकानंद कहा था, इन्हें सर्वप्रथम इन्होंने ही नाम दिया था। 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? बेल्लूर मठ पूछा जाता है। ठीक है, तो बेल्लूर में पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ पर इन्होंने स्थापना किया था। ये जो थे इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारणों में से अगर हम देखें तो क्वेश्चन और 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया।
और उसी के उपलक्ष्य में जो है क्या विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन, तो ये करजन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन जो है करजन के द्वारा किया गया था। करजन था उस समय रहा है 7 अगस्त। 7 अगस्त के पहले 20 जुलाई, याद रखिएगा डेट, 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? 20 जुलाई 1905 को विभाजन की निर्णय की आधिकारिक घोषणा हुई, ठीक है। क्या हुआ? विभाजन के निर्णय की आधिकारिक घोषणा हुई। कब हुई? 20 जुलाई 1905। इसके बाद 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित बैठक में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई जो कि कहाँ पर हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित हुआ। और स्वदेशी आंदोलन को बंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को ये तिथियां जो है तीनों याद रखिएगा बंगाल विभाजन से रिलेटेड। 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन प्रभावी हो गया था, ठीक है। विभाजन प्रभावी हो गया था। ये तिथियां आप लोग जरूर याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया था। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या करना है, क्या सुरक्षित करना है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य जो है व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना के लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। तो ये सभी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य। आंसर डी हो जाएगा। चलिए, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? पंचायती राज की शुरुआत जो हुआ था वो राजस्थान राज्य से हुआ था। पहला राज्य बना था जहां 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत किया गया था। यहाँ से राजस्थान का नागौर जिला है, ये भी याद रखिएगा, जहाँ से शुरुआत हुआ था, ठीक है। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी के लिए है वो है सूर्य, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। सूर्य की अगर बाह्य सतह है जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में। तो इसका जो टेम्परेचर होता है कितना, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है जो बाह्य सतह है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना खाई किस लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना खाई जो या मेरियाना गर्त भी कहा जाता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सबसे, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो ये हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी हो जाएगा। मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई जो है या चैलेंजर गर्त जिसको कहते हैं, यह कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के खिसकने से हुआ है और इसकी खोज जो हुई थी इस गर्त की 1948 में हुआ था इसका खोज, ठीक है। तो ये विश्व का जो है सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकीय पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसको कहते हैं, तो इसकी इकाई क्या होता है माप की? तो इसको भूमंडलीय हेक्टेयर में मापा जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अवधारणा जो था इसका प्रतिपादन किया था कनाडा के पर्यावरणविद विलियम रीस तथा मैथियास वाकर नेगल ने किया था। और उनकी कार्यविधि यह जो है मापन करती है कि मानव ने पृथ्वी पर कितनी वहन क्षमता का उपयोग कर लिया है। पारिस्थितिक पदछाप के माप में यह जो है इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर के रूप में माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल जिसको कहते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ इनमें से कौन होगा? अब देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन में ए ऑप्शन जो लिखा है ऊन, ऊन क्या है? एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। और अगर हम अन्य की बात करें जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थ में, तो आपको मानव और पशु के अपशिष्ट हो गए, सीवेज है, पादप उत्पाद यानी कि लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री, ये सभी क्या है? और मृत जीवों का अवशेष हो गया, अंडे का खोल, ये सभी क्या हो गया? आपका जैव निम्नीकरणीय में आता है, जो पृथ्वी के अंदर भी घुल मिल जाते हैं। अजैव निम्नीकरण में प्लास्टिक है,
कांच के कप है, कांच की बोतल है, एल्युमिनियम फाइल है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, और DDT ये भी याद रखिएगा क्या है, अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है। डुंगोंग जो नामक समुद्री जीव है ये एक स्तनपायी यानी कि मैमल समुद्री जीव है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इसी को डुंगोंग को ही कहा जाता है। यह समुद्री घास खाता है जो कि एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है। कौन किस प्रकार का जानवर है, शाकाहारी जानवर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष 28 मई को जो है विश्व डुंगोंग दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 मई को, ठीक है। 28 मई को विश्व डुंगोंग दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। यह भारत में अगर देखा जाए मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना रहेगा, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है। हरित गृह प्रभाव जो होती है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में जो है मौजूद कुछ गैसें वातावरण के समान को तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हरित गृह जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो उसके अभाव में पृथ्वी का तापमान कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। एकमात्र शहर कन्नौज जो कि सबसे प्राचीन शहर, मतलब सबसे क्या है, कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था, इसको पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। वर्तमान काल में यह जो है गुलाब जल और इत्र के बनाने कारखाने से जो है फेमस है, ठीक है। कन्नौज की बात करें तो अन्य सुगंधित पदार्थ भी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज जो है वर्तमान शहर में अगर देखें इत्र व्यवसाय के अलावा यहाँ पे तंबाकू का व्यापार भी प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूछा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो ये पलाश पाया जाता है, ठीक है, पलाश। क्योंकि ये जो शुष्क पर्णपाती वन है उष्णकटिबंधीय, ये उत्तर प्रदेश में पूर्व मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों में साल हो गया, पलाश है, अंजीर, अमलतास, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। आंसर यहाँ क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है, ठीक है। दृश्य रूप से, ठीक है, जो कि विजिबल देखा जाए तो मतलब कहाँ आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, तो दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए हमें जिस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करा जाता है वो है मॉनिटर। मॉनिटर पर हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। दृश्यात्मक होते हैं, देखने के लिए काम क्या कौन होता है, मॉनिटर होता है। तो जो है स्क्रीन पर जो है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, आर्ट को दिखाता है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, मॉनिटर। बाकी स्पीकर ऑडियो आउटपुट देता है। प्लॉटर जो है क्या है, ग्राफिक्स को कागज पर प्रिंट करता है, और प्रिंटर जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है। चलिए, प्रोग्रामों को वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। कौन सा वो समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, डिजायरेबल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो समूह है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। प्रोग्रामों का वो समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है यहाँ पे बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान जो है कुशीनगर में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेवरही नामक स्थान है, सेवरही नामक स्थान पर यह स्थित है कुशीनगर में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यह कब स्थापना हुआ, इसका 1976 में स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछा गया क्वेश्चन यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट जो है समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1981 में राज्य में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए और संबंधित मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में जो उद्योग बंधु की स्थापना किया गया था, ठीक है। अब जून 2020 में उद्योग बंधु को इसको अपडेट किया गया और इसको इन्वेस्ट यूपी के रूप में जो है पुनर्गठित किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने विद्यमान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन को पिछला मतलब पूछा गया था, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें अभी अगर हम बात करेंगे तो उस समय अगर जब पूछा गया था तो डी ऑप्शन सही था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 31 जोन हो गया जो है एसईजेड मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो 31 हो गया है। उसमें से संचालित कितने अगर ये पूछा जाएगा तो 14 बताइएगा। 14 संचालित हैं, टोटल कितने अप्रूव्ड हैं, 31 अप्रूव्ड हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए जाना जाता है।
संगमरमर के लिए इसमें से कौन सा शहर जाना जाता है, ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का शहर, वो है मिर्जापुर। मिर्जापुर से संगमरमर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए किया था। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसका जो है इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत पार्टी स्वराज पार्टी का नाम से किया गया था, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है, लेकिन पूरा नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है। तो अगर पूरा नाम आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए पार्ट है। विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए जो है इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में 1936 में। 1936 में प्रथम बैठक लखनऊ में आयोजित हुआ, अखिल भारतीय सत्र में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे, जो अध्यक्ष थे भी थे और क्या थे, संस्थापक भी थे प्रथम वाले। सहजानंद सरस्वती जो बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी रहे थे। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ, राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। इसमें चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति बताना है, कहाँ पर स्थित है इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के किनारे पड़ता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता था। इसको जो है 1950 में 24 जनवरी को जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया, ठीक है। इसलिए 2018 से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इनमें से उत्तर प्रदेश के लोकगीत की बात करें, बिरहा है, कजरी भी है, रसिया भी है। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ढोला मारू कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। ढोला मारू कहाँ का है, राजस्थान का। बिरहा की अगर बात करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कजरी जो है ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर मिर्जापुर क्षेत्रों में, ठीक है। और रसिया की बात करेंगे तो ये ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। कुंभ मेला, तो कुंभ मेला जो है प्रयागराज में हर 12वें वर्ष में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती तीनों का संगम होता है, वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो 28 का ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यह है कुंभ मेला जो है इसके अलावा हरिद्वार में भी लगता है। हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी किनारे, उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी में मनाया जाता है। हर 12 वर्ष पर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। प्रत्येक 6वें वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, किस जिले में लगता है। तो ये लगता है देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो बाराबंकी जिले में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से और कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोली जाती है, इसके बाद उर्दू उत्तर प्रदेश की क्या है, दूसरी राजकीय भाषा है, ठीक है। तो इसलिए उर्दू हो जाएगी। सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरदौल कथा विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं, जो किस क्षेत्र के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। हरदौल कथा, हरदौल कथा की जब बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है लोकगीत है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ पर आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय जो है इन्हें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं ये राज्यपाल को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है। तो मिताक्षरा जो पुस्तक है ये हिंदू विधि से संबंधित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिंदू विधि विधान। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा किसने लिखा इसको, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने 12वीं सदी में याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई एक टीका है, ठीक है, जो उत्तराधिकार के जन्म सिद्ध अधिकार पर आधारित है। यह हिंदू संयुक्त परिवार और संपत्ति विभाजन के नियमों को परिभाषित करती है। आंसर क्या हो जाएगा, यह पार्ट राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई? मिड डे मील योजना की बात करेंगे तो 1995, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हुआ था। हालांकि तमिलनाडु में 1960 के दशक में पहले से चल रही थी। इसका उद्देश्य था स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान करके शिक्षा को बढ़ावा देना। तो अभी अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के रूप में जाना जाता है इस योजना का नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? भारत में, अब भारत में अगर पूछा जाए तो दिनेश गोस्वामी है, एल.एम. सिंघवी ये भी हैं, अशोक मेहता भी। सादिक अली समिति जो है भारत से रिलेटेड है। सादिक अली समिति जो है भारत में पंचायती राज से संबंधित है, बल्कि ये 1964 में समिति की सिफारिश आई, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। स्पेशल एक स्टेट, मतलब राजस्थान में पंचायती राज कार्यप्रणाली पर यह राज्य स्तरीय थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह नहीं थी, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, सादिक अली समिति। अगला क्वेश्चन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई 2001 को। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रम मंत्रालय जो है इसका शुरुआत किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बलुई मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू लेटर का पूर्ण रूप क्या है? डू लेटर की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर, बी पार्ट हो जाएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है एक अर्ध शासकीय पत्र होता है। यह सरकारी पत्र का ही एक उपभेद होता है जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेना हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, डू लेटर भेजा जाता है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो 4 व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो य और ल व जो होता है ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन जो है वो श है, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा दंत व्यंजन, तो उसमें ता वर्ग आ जाता है, तथा 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 धना। इसके अलावा ला और सा भी दंत में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा तालव्य व्यंजन चा वर्ग आ जाता है, चा छ जा या। इसके अलावा या और शा जो क्या है ये भी आपका तालव्य व्यंजन का उदाहरण। चलिए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या लग सकता है? तो आना जाना देखिए, अगर हम बात करेंगे दोनों अपोजिट चिन्ह मतलब अपेक्षित हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा योजक चिन्ह के बीच में। इसे योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, डंडी लग जाएगी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। अतिशयोक्त, दुर्गति, मरीचि, नीरद, इन सभी विकल्पों में सभी शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, अतिशयोक्त जो लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है, इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 42 में। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें अतिशयोक्त और मरीचि भी सही लिखा हुआ है। नीरथ जो लिखा हुआ है ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसमें गलत यही दुर्गति है। दुर्गति जो होता है दुर्गति, इस तरीके से लिखा जाता है, दुर्गत ये होता है सही रूप से। तो सही कौन है? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए, परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण कौन सा विकल्प? परिमाणवाचक विशेषण मतलब जो किसी वस्तु की नाप तौल बताता हो, जैसे कि ज़्यादा, एक नाप बता रहा ज़्यादा है कम है। ठीक है, 5 किलो, ठीक है, कम है, ये सभी क्या है? नाप तौल बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, और बाकी तीनों में अगर देखा दूसरा तो एक क्रम बता रहा है। ठीक है, तीनों ये भी क्रम बता रहा है। कहीं चौगुना ये भी जो है क्या है? एक अलग वो बता रहा है, चौगुना 5 गुना है, कितना है चौगुना है, कोई नाप तौल तो बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। निम्न में से भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य की अगर बात करेंगे तो इनमें से क्या हो जाएगा? क्रियाकर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा? ये आपका भाववाच्य में आता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द की अगर बात करते हैं तो संकर शब्द वह शब्द होते हैं दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द जो होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे अगर आप चुगलखोर देखें तो चुगलखोर क्या है? संकर शब्द है। ठीक है, थानेदार क्या है? संकर शब्द है। मोटर गाड़ी संकर शब्द। आतिशबाजी, अब आतिशबाजी जो है विदेशी शब्द है। ठीक है, लफंगा जो दिया गया है देशी शब्द, देशज शब्द जिसको कहते हैं, देशज शब्द है। ठीक है, और नारिकेल जो दिया गया है तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें विलोम को मिलाना है। चलिए, मिलाते हैं विलोम को। यहाँ पे विलोम दिया गया है। उर्वर का विलोम क्या हो जाता है? तो उर्वर का विलोम हो जाएगा ऊसर। बंजर का विलोम क्या है? बंजर का विलोम उपजाऊ होता है। गरिमा का विलोम क्या होता है? गरिमा का विलोम लघिमा होता है।
और आग्रह का विलोम दूर आग्रह होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी सी, आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, वरण और वारण का अर्थ बताना है, पहले वाले वरण और दूसरा वाला वारण जो दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें वरण शब्द, तो वरण शब्द का अर्थ होता है चुनाव करना। ठीक है, वरण करना, चुनाव करना। और वारण शब्द का अर्थ होता है न्यौछावर, तो चुनाव और न्यौछावर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, बाड़ाहत शब्द में कौन सा समास है? बाड़ाहत शब्द में अगर देखेंगे तो यहाँ एक से विग्रह करते हैं तो बाढ़ से आहत, यानी कि इसमें करण लग रहा है, से आहत हो रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास होगा। बाढ़ से आहत कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। कन्नौजी भाषा किस जिले में मुख्यतः बोली जाती है? कन्नौजी भाषा, कन्नौजी भाषा कन्नौज में बोली जाती है, लेकिन अब इसमें कन्नौज दिया गया नहीं तो कानपुर भी हो जाएगा, क्योंकि उसी के अगल बगल में है। कानपुर, हरदोई, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, यहाँ तक की बोली जाती है। चलिए, भारत में सार्वजनिक नीति के मुख्य मॉडलों में से शामिल कौन सा है? तो वो होता है यहाँ पे जो है शीर्ष, नीचे, दृष्टिकोण, जमीनी स्तर का मॉडल, सहयोगात्मक मॉडल, सभी सम्मिलित होते हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन, मतलब 50 हो चुका है। तो आप लोग को एक काम करना है, वीडियो को करना है सबसे पहले लाइक, इसके बाद अगर किया नहीं है सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, फिर आगे आइए पढ़ते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का क्या अर्थ? व्योम मित्र, व्योम मित्र मतलब कि अंतरिक्ष का मित्र। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष का मित्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत स्वरूप भटनागर जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, उनका मुख्य योगदान क्या था जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार प्राप्त दिया जाता है? तो ये कौन सा, CSIR, मतलब कि ये देश भर में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने CSIR की 12 बड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित किया था, तो इसीलिए इनके नाम पर जो है विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है? तो वायुदाब प्रवणता की बात करेंगे 53 का, तो ए पार्ट हो जाएगा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 के वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10, 48, 576 होती है, याद रखिएगा। और अगर कॉलम की संख्या पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे? कॉलम की संख्या कितनी होती है? कॉलम की संख्या होती है 16,384, ये कॉलम की संख्या होती है। अब इसके बाद अगर 2007 के पहले वाला पूछ लिया जाए तब पहले वाला भी जान लीजिए। 2007 के पहले वाली जो थी एक्सटेंशन, उसमें अगर हम बात करेंगे पंक्तियां जो होती थी 65, 536 होती थी, ये पंक्तियां थी। ठीक है, और कॉलम कितने थे? 256, 256 कॉलम। तो ये 2007 के पहले वाले हैं, और 2007 के बाद वाले तो 10, 48, 576 और कॉलम है 16,384। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को डेटा सोर्स से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो वो होता है मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज से सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स, फाइनल डॉक्यूमेंट, इस तरीके से इसमें घटक होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया? अब इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में अगर हम देखेंगे रूटिंग प्रोटोकॉल का, तो उसमें एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है BGP है। ठीक है, अगर पूछा जाए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन सा प्रोटोकॉल आता है जो इंटरनेट में विभिन्न स्वामित्व प्रजातियां यानी ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच रूटिंग निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है BGP, यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस या उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक यानी कि ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वर्ल्ड वाइड पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? इनमें से कौन सा वो डिवाइस होगा? ठीक है, अब देखिए थोड़ा भाषा इसका क्लिष्ट है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये मॉडेम की बात कर रहा है। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है एक ऐसा डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। यह आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है। तो बस यही पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा G2C मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर या ठीक है G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण में से? तो सरकार से सरकार तो G2G हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। सरकारी कार्यालयों के सुरक्षित डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का, ये भी नहीं होगा।
सरकारी कर्मचारियों के, अब सरकारी कर्मचारी तो यहाँ पर G2C गवर्नमेंट आना चाहिए, सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग ये होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवाएं होती हैं जो सरकार नागरिकों को सीधे प्रदान करती हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एक G2C का उदाहरण है, क्योंकि ये सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा है जिससे वह ऑनलाइन टैक्स दाखिल कर सकते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं? इनमें से डेबिट कार्ड होता है, ई वॉलेट होता है, क्रेडिट कार्ड, पॉडकास्ट नहीं होता। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट जो होता है, अगर हम बात करेंगे तो एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर डाउनलोड है, डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या क्या कही जाती है? ऑडियो सैंपल में पूछा जाएगा बिट्स की संख्या, तो उसको बिट डेप्थ कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? इनमें से कंप्यूटर खतरे का अगर पूछा जाए, कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर इनमें डॉस हमला है, ठीक है, और सॉलिसिटिंग है, स्टॉकिंग है, फिशिंग है, तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा तो डॉस हमला हो जाएगा, डॉस अटैक जिसको कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस एक साइबर अटैक होता है जिसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वो जो है अपनी वैध जो यूजर्स के लिए क्या होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है। तो इसको कहते हैं डॉस हमला, मतलब DOS मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जो कि कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग होता है। अब यहाँ पे एक दिया गया फिशिंग, फिशिंग समझ रहे होंगे। फिशिंग भी एक साइबर ही अटैक है, इसका प्रकार है, लेकिन इसे अक्सर सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसमें फ्रॉड ईमेल या SMS के माध्यम से जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड विवरण हो गया, इसे भी चुराया जाता है। लेकिन ये कंप्यूटर पर खतरे से कोई रिलेटेड लगभग नहीं होता, ये प्रोग्राम के अंदर होता है, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। सॉलिसिटिंग क्या होता है? सॉलिसिटिंग जो है ये एक एडवर्टाइज या किसी चीज़ के लिए आग्रह करने से रिलेटेड होता है, यह कोई साइबर अटैक नहीं होता सॉलिसिटिंग, ठीक है। स्टॉकिंग जो टर्म है, स्टॉकिंग टर्म क्या है? स्टॉकिंग टर्म की अगर बात करेंगे तो ये जो स्टॉकिंग टर्म है यह जो है साइबर अपराध का हिस्सा है, लेकिन ये सीधे तौर पर कंप्यूटर सिस्टम पर जो है तकनीकी खतरा नहीं, बल्कि ये जो है क्या होता है, ठीक है, बल्कि ये सीधे क्या होता है, तकनीकी खतरा नहीं होता। तो स्टॉकिंग की चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पे आंसर आपका एग्जैक्टली ए पार्ट से ही है, डॉस हमला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, AI एप्लीकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? तो पाइथन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, लिस्प लैंग्वेज ये भी प्रयोग किया जाता है, प्रोलॉग लैंग्वेज ये भी प्रयोग किया जाता है AI एप्लीकेशन में, लेकिन पर्ल लैंग्वेज का इसमें प्रयोग नहीं होता। पर्ल लैंग्वेज जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, और यह जो है हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन फाइल का नाम है .pl इस प्रोग्राम का, ठीक है। इसको डक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? डक्ट टेप, डक्ट टेप, ठीक है, इसका दूसरा नाम है इसका पर्ल का। और ये जो होता है इसका विकास किया गया था लारी वाल 1987 में, लारी वाल के द्वारा 1987 में लारी वाल ने इसका विकास किया था, ठीक है। ये यूज किया जाता है किसमें? तो वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, डाटा माइनिंग में होता है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे DNA सीक्वेंसिंग में किया जाता है पर्ल का उपयोग, लेकिन ये AI एप्लीकेशन लागू करने के लिए भाषाओं में से नहीं होता है आमतौर पर। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फुल फॉर्म है, तो इनमें से कौन सा एक IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं होगा? यहाँ पे हमें बताना आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 में अगर हम देखें तो फिटनेस ट्रैकर IoT डिवाइस का उदाहरण है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ये भी है, स्मार्ट थर्मोस्टेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या होता है? व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस था डेस्कटॉप कंप्यूटर, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग IoT डिवाइस को नियंत्रित करने और उनसे डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेमोरी जिसे किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है क्या कहलाता है? तो उस मेमोरी को हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्या कहते हैं? राम या रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है, IP का फुल फॉर्म पूछा गया। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसके भी दो प्रकार के होते हैं, एक IPv4 वर्जन है, एक IPv6 वर्जन है, ठीक है, तो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का, यह प्रक्रिया है, इसका आविष्कार किया गया था लुई पाश्चर महोदय के द्वारा
आंसर सी पार्ट करेक्ट है। इसमें क्या है, इन्होंने जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए दूध को गर्म करने की विधि विकसित की थी, जिसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। डिजिटल राइट पेन मैनेजमेंट DRM का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो ये डिजिटल सामग्री के अनधिकृत वितरण को रोकने के लिए या करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए करता है। कॉपीराइट और जो मीडिया कॉपीराइट होता है तो उसके लिए DRM का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये वर्ष 2005 में पारित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में भूकंप के अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड आता है इसमें से, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कक्ष का गुजरात भी आता है, लेकिन दक्कन का पठार इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। राइट टू प्राइवेसी को कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का मुख्य कारण इनमें से क्या है? ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित होती है और ये जो होती है कार्बन उत्सर्जन नहीं करती, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा होती है, इसलिए प्रदूषण रहित ऊर्जा इसका मुख्य कारण है इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं पैदा करती, तो इसलिए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान किससे संबंधित है? इसको ऐसे याद रखिएगा, ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान जो है ये ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ये अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्विअनुपयोगी तकनीक का उदाहरण? द्विअनुपयोगी मतलब डुअल यूज टेक्नोलॉजी को कहते हैं। तो इसके लिए जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस प्रणाली का। इसका उपयोग जो है नागरिक नेविगेशन, सिविलियंस के लिए और सैन्य लक्ष्य निर्धारण जो है दोनों में होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की बात करते हैं तो देखिए भारत का 8 राज्य जहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 राज्य कौन कौन सा? तो गुजरात आ जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाता है, और तीसरा हो जाता है राजस्थान। ठीक है, तीसरा कौन सा है? राजस्थान है। चौथा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाता है। चौथा कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद पांचवा है पश्चिम बंगाल आ जाता है। फिर अगर हम देखें तो झारखंड आ जाता है। ठीक है, तो झारखंड हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम भी आ जाता है। तो ये सभी राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा। असम से नहीं गुजरती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देश में अगर देखें कुल पुनः पूर्ति योग्य तो भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है, और कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में बेसिनों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया नहीं। इसमें से अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। कृष्णा नदी का उद्गम है सतारा जिला, महाराष्ट्र में, महाबालेश्वर से निकलती है ये, और इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहती है। इसका बेसिन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि से होकर जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, स्लोपायन नीचे एक अभेद्य परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पैडलिंग। क्या कहते हैं? पैडलिंग करना। पैडलिंग जुताई वो कृषि प्रक्रिया है जिसमें स्लोपायन के नीचे एक अभेद्य परत बनाने के लिए होता है। तो आंसर क्या है? बी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई? पहली बार ये सितंबर 25 में फुलवरिया गांव है जहां पर पहली बार बिजली की आपूर्ति हुई। और फुलवरिया गांव जो है ये कहाँ? झारखंड के कोडरमा नगर पंचायत के फुलवरिया गांव में आई है बिजली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया? तो यह किया गया त्रिपुरा राज्य में। आंसर सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में गोमती जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ माता त्रिपुरा सुंदर मंदिर का पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन। मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई? सहयोग पहल की बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य में शुरुआत किया गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह एक बीमारी का नाम है जिसको खत्म करने के लिए, जिससे जागरूक करने के लिए लोगों को 10 मई को हर साल विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी रूमेटोलॉजी का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है।
मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन। आंसर की बात करेंगे, सी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है, किस सूची में आता है आर्थिक नियोजन का विषय? आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के संबंध में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है, इसको क्या कहा जाता है? अब जब बजट प्रक्रिया संबंधित होता है बजट के विषय में, तो ये चीज़ें जो कही जाती हैं कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नीति कटौती प्रस्ताव करना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात यानी CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, साख सृजन क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। साख सृद्धि अगर हम बात करेंगे बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी होने का प्रभाव क्या होता है? बैंकों की आय में वृद्धि होती है, बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होती है, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धता होती है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट वृद्धि ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शब्द है, एक बुल है एक बियर है, किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ? हर बार पूछा जाता है। ये शेयर मार्केट, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ। सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश से प्राप्ति राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है? विनिवेश, विनिवेश की बात करेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियों में कमी आए पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। सरकारी संपत्ति की बिक्री, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने शेयरों अंशों की जो है बिक्री करना, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश कहते हैं। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सतत शहर और समुदाय किस SDG से जुड़े हैं? तो सतत शहर और समुदाय के लक्ष्य की बात करें कौन से SDG का था? तो SDG 11 का एक लक्ष्य था। SDG 11 का लक्ष्य उद्देश्य सुरक्षित, लचीले और सतत शहरों को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 10 का लक्ष्य है असमानताओं में कमी करना। SDG 12 का लक्ष्य है संवहनीय उपयोग और उपभोग और उत्पादन करना। SDG 13 का लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा प्रश्न है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है? तो वो हो जाएगा तारांकित प्रश्न। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन तारांकित प्रश्न। चलिए, मैक एड्रेस की मानक लंबाई क्या होती है? मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरर कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते समय उसी समय वो जो है उसके डाल दिया जाता है, नोट कर दिया जाता है। तो ये मैक एड्रेस की मानक जो लंबाई होती है वो होती है 48 बिट्स की। आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में। दूसरा, यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। सही कथन चुनिए। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यह केवल उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में दोनों के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो ये था। अब बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपके ग्राफ और पाई चार्ट से, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनवाऊंगा जो आपके लिए उपलब्ध होगा, तो इसके लिए चिंता मत करिए। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू।